नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार आज संसद में इसी से जुड़े 3 विधेयक पेश करेगी, जिसमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पदमुक्त करने का प्रावधान होगा। लेकिन विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। वो इसे गैर बीजेपी सरकारों को निशाना बनाने का हथियार बता रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि यह बिल सुशासन सुनिश्चित करने और अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या यह कानून वाकई सुशासन की दिशा में एक कदम है या विपक्ष को निशाना बनाने की रणनीति है। इस सियासी तूफान का अगला अध्याय क्या होगा, आज इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? सियासी वार पलटवार चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर जारी है, लेकिन इस बार सियासी हंगामे के सेंटर में है वो बिल जिन्हें पेश कर मोदी सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इन 11 सालों में ट्रांसफॉर्म भी हुआ है, रिफॉर्म भी हुआ है और परफॉर्म भी सरकार ने किया है। ये जो अभी अमित शाह जी जो बिल ला रहे हैं वो निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में शुद्धता और शुचिता को सशक्त करेगा। सरकार इसे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बता रही है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर संविधान खतरे में है का नारा बुलंद कर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इसे अलोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ तक बता दिया। I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. कांग्रेस से लेकर सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इस कानून की आड़ में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी मुख्यमंत्रियों को फर्जी मामलों में फंसाया जाएगा और बिना दोष साबित हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, तो आप तो किसी को उनमें प्रावधान भी कि इतने दिन तक बेल नहीं हो सकती, तो आप तो किसी को भी राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हो। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है, चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनको दबाने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनका आवाज दबाने के लिए विधेयक। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध, एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं।
आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी हैं मंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। बिल का विरोध कर रहा विपक्ष अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारियों का हवाला दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां पलटवार कर सवाल पूछ रही हैं कि विपक्ष को जवाबदेही से डर क्यों लगता है। ये कानून तो सभी पर लागू होगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या विपक्ष का। फिर ये कानून विपक्ष को निशाना बनाने वाला कैसे हो गया? संविधान खतरे में कैसे? हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, इस बिल से असहमति क्यों आपको है? क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी सपना में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे इस देश के अंदर में कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहेगा, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेगा। सियासी हंगामे और बवाल के बीच इतना तो तय है कि ये विधेयक भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग के बीच ये सवाल भी प्रमुखता से उठ रहा है कि ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का हथियार बनेगा या सियासी प्रतिशोध का औजार। क्या ये कानून वाकई सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को कमजोर करने की चाल है या फिर अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। इनका असल मकसद विपक्ष की सरकारों को गिराना है। ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक। बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। अगर आम लोगों से आप पूछें, आम जनता से पूछें कि आपको क्या ये बिल पसंद है या नहीं पसंद है, तो वो जरूर कहेंगे कि हाँ ये पसंद है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति रहे जो आपराधिक छवि वाला ना हो, जिस पर कोई गंभीर आरोप ना हो और जो समाज को, सिस्टम को स्वच्छ रखे। तो आज इसी पर बात करेंगे। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, शशांक शेखर झा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और संविधान के जानकार हैं, हमारे साथ हैं, निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक शेखर झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह बिल असंवैधानिक है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह बिल पास हो गया, यह कानून बन गया, तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी सरकारें हैं, उनको गिराने के लिए सरकार इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। तो क्या यह असंवैधानिक है और क्या यह बीजेपी हथियार के तौर पर इस कानून को इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती है? आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संवैधानिक है कि नहीं और ये बिल क्या है, इसको समझने के लिए ये समझिए, क्योंकि जेल में कौन होता है या कौन व्यक्ति है जो जेल में जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के हिसाब से और बहुत सारे अनिश कुमार वगैरह के जजमेंट के हिसाब से 7 साल से कम के पनिशमेंट में आपको जेल नहीं होती है, आपको ऐसे ही बेल मिल जाती है। स्पष्ट कहा गया कि 7 साल तक अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है तो आपको बेल मिल जाएगी। यानी कि ये जो पर्टिकुलर बिल अभी जो लाया जा रहा है वो उन केसेस के लिए है जिनमें पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है। 7 साल से पनिशमेंट ज्यादा किसमें होता है? जो गंभीर धाराओं में केस होता है, जैसे फॉर्जरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, क्राइम, मतलब इस तरीके का काम जो सोसाइटी को खराब कर रहा है या सोसाइटी में गलत एक आचरण पैदा कर रहा है।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट के विवेक पर है। अब हमने आज तक देखा कि जो भी टेंटेड पॉलिटिशियंस होते हैं, जिन पे गंभीर धाराओं में आरोप लगते हैं और जो जेल जाते हैं और जिनको बेल नहीं मिलती है, इंपॉर्टेंट है, जिनको बेल नहीं मिलती है, वैसे लोग जनरली जेल जाने से पहले अपना पद त्याग देते हैं। चाहे बिहार में लालू यादव ने चीफ मिनिस्टर का पद त्यागा, अपनी वाइफ को बनाया, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपना पद त्यागा, अपनी पार्टी के दूसरे नेता को बनाया, या अन्य राज्यों में हमने यही चीज देखा। यानी कि नैतिकता के आधार पर वो पद त्याग क्या देते देखा हैं। कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पे भी और साथ में संवैधानिकता पे भी, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगणों ने पद नहीं त्यागा और वो जेल में काफी दिन तक थे, तो कई सारे बड़े बड़े मैटर्स अटक गए थे। यानी कि स्कूल में कौन से किताब जाएंगे उसके ऊपर साइन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सीएम अंदर था, कि स्कूल में बैठे बच्चे को कॉपियां नहीं मिल रही थी, पेन नहीं मिल रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट विवश हो गया कि हम कैसे पैसा दें, क्योंकि पैसा देने वाला जो अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री है, वो जेल में है। तो ये मुझे लगता है कि बदलते दौर में जब भारत आज 78वें साल में है अपने इंडिपेंडेंस के, तो शायद इसकी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हमने ये दौर भी देख लिया कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जेल में हैं और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से नैतिकता को अगर ताक पर रख देते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले कहा कि भाई अगर किसी पर आरोप भी लगते हैं तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब उन पर आरोप लगे, वो जेल गए, वो जेल में रहे, उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो नैतिकता भी इससे बची रहेगी कानून से। और दूसरी बड़ी बात, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की जो बात होती है, जो सिर्फ बातों में होती है, वो हो सकता है अगर ये कानून आ जाए तो ऐसा आपको दिखने लग जाए। अखिलेश जी, नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मंत्री हमारे बीच हो जिस पर कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज ना हो, जो जेल में बैठकर सरकार ना चला रहा हो, जो जेल से राजनीति ना कर रहा हो? झा साहब नमस्कार, सभी साथियों को, पैनलिस्टों को। आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पीछे इतिहास है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को लेके, इस देश के जितने अपराधी और भ्रष्टाचारी नेता हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे और सबको लाके भाजपा में कर रख लेते हैं। अब तब आपका कोई नैतिकता नहीं होती है। और जो इस देश में ये बिल ला रहे हैं और जो कईयों राज्यों में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके ऊपर खुद कितने आपराधिक है मामले रह चुके। झा साहब, ये भी देश से छुपा नहीं है। आप कहते हैं कि भाई हमारे इस देश पहले प्रावधान था कि अगर उसे कानून सजा, अब ये संविधान से उसे सजा मिल जाए, कोर्ट से आपराधिक घोषित हो जाए, कार्रवाई कर दो। लेकिन आप कहते हो कि 30 दिन अगर वो जेल में रहा है, तो अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे लोग हैं इस देश में, 97% कार्रवाई अपोजिशन के नेताओं पे हुई। जहां साहब आपको पता है, और उसमें 2% लोगों पे भी अपराध साबित नहीं हुआ। आप कर दीजिए, इस तरीके से उनको पद मुक्त कर दें। तो जो ये रवैया चल रहा है यहाँ पे, ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राजनीति का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। बीते 11 साल में सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये संभावना इससे बहुत बढ़ जाएगी? अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तमाम आपराधिक छवि वाले लोगों को उठाकर अपनी पार्टी में न सिर्फ रख लेती है बल्कि उनको शीर्ष पर बिठा देती है, राइट? बिठा देती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में आपराधिक छवि वाले लोग बहुत सारे हैं, राइट? सही है ना? बोले तो फिर तो डर बीजेपी को लगना चाहिए था, बीजेपी को यह कानून नहीं लाना चाहिए था, बीजेपी को सबसे ज्यादा डरना चाहिए था। आप लोग मांग करते कि भाई लाइए ये कानून, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले लोग हैं, अपराध करने वाले गंभीर धाराओं में लोग हैं। झा साहब, ये एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस। का जांच कौन करेगी? पुलिस। 97% जो केस दर्ज हुए 11 सालों में किसके साथ हुए? अपोजिशन के साथ हुए। जो जेल में डाले गए उन पे अपराध साबित नहीं हुए, कौन थे? अपोजिशन के लीडर थे। ये अपोजिशन के नेताओं के साथ कार्रवाई होगी। जहां साहब सत्ता में जो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश भाई, आप लोग ये मानकर बैठे हैं कि आप लोग जीवन भर विपक्ष में ही रहेंगे, इसलिए डर रहे हैं आप? नहीं, मान के नहीं बैठा।
मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र को कुचल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में रहकर गए ना सर, मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहकर जेल गए, नैतिकता को भूल गए, अपनी बातों को भूल गए। अब ऐसे नेताओं के लिए या ऐसे लोगों के लिए अगर एक कानून आ रहा है कि अगर आप अपनी नैतिकता भूल जाएं तो कानून आपको आपकी नैतिकता याद दिलाए, तो क्या सुजाता पांडे जी सिर्फ ये विपक्ष को टारगेट करने के लिए कानून आप लोग लेकर आ रही हैं या सरकार लेकर आ रही है, और सरकार को लग रहा है कि हम अपने वाले को सेव कर लेंगे और सामने वाले को पटक देंगे? और यह संभव है क्या क्या इस बिल के आने के बाद? देखिए, इस देश में 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, बाकी अधिक विपक्ष की सरकारें हैं। तो सबसे बड़ा डर तो भाजपा को लगना चाहिए था, क्योंकि इसमें सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी किसी को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश राहुल गांधी लेगी, उसकी तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करा। तो अगले आले चुनाव तक में भी तो भाजपा को अपनी गद्दी बचा के रखनी चाहिए थी। तो ये सवाल तो यहीं पे सबसे ज्यादा वो गिर जाता है, मौधे मुंह गिर जाता है। दूसरा जो कहा गया कि विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त करने का नया तरीका, अरे भाई आर्टिकल 356 है ना उनके लिए, वो तो पहले ही सरकार यूज कर सकती थी। इंदिरा गांधी ने किया है, नेहरू ने किया है, राजीव गांधी ने किया, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। तब भी नहीं किया जबकि वहां के बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का, जब वहां के गवर्नर तक ने कह दिया फिर भी सरकारें बर्खास्त नहीं हुई ना ममता बनर्जी की। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक नया टूल लेके आए हैं? देखिए, ये सरकार आई थी इसी मुद्दे को लेके कि करप्शन फ्री इंडिया को लेके आई थी। ये सरकार आई थी मैं न खाऊंगा न खाने दूंगे के मुद्दे को लेके आई थी। तो आज वो उसको पूरा कर रही है। आप मुझसे क्या, आप एक पोल करा लीजिए, अपने व्यूअर्स उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपको ऐसा नेता चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जेल की बैरक में बैठा हो, जिसका कैदी नंबर 420 हो, वो जनता का, वो लोकतंत्र को संभाल लेगा? क्या हाथ में बेड़ियां लगा के वो फाइलें साफ करेगा? आपने केजरीवाल का एग्जाम्पल दिया, क्या हुआ था वहां पे? पूरी कार्यप्रणाली ठप हो गई थी। जो अफसरशाही थी वो पूरी भ्रम में थी कि फाइलें हम लेके जाएं तो किसके पास लेके जाएं। उसके बाद देखिए, शासन से ज्यादा ध्यान जो था वो वकीलों के दलीलें सुनने पे और प्रवक्ता सरकार की उपलब्धियां बनाने ज्यादा उन केजरीवाल को डिफेंड करने में लगे रहते थे। उसके बाद जो निवेशकों का जो विश्वास था वो टूटा हुआ था। दिल्ली से कितना इन्वेस्टमेंट मूव किया जब केजरीवाल जेल में थे। तो उसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल भी है सेंथिल बालाजी का, जो तमिलनाडु में मंत्री थे। निवान शर्मा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मंत्री पद नहीं क्योंकि छोड़ा। अरविंद केजरीवाल आज सबसे ज्यादा नाम लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ज्यादा इस बिल के बाद सुर्खियों में, चर्चा में, कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता को ताक पर रख दिया। इससे पहले अगर आरोप लगते रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे, चाहे हेमंत सोरेन रहे, या फिर ऐसे जितने भी उदाहरण हैं, नैतिकता के आधार पर बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अपना पद छोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया निवान जी कि भाई हम पर आप आरोप लगा लीजिए, हम पर मुकदमा चला लीजिए, हमको जेल में रख लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, लेकिन हम कहेंगे कि हम नैतिकता का पालन करेंगे, लेकिन करेंगे वो जो हमको लगेगा कि नहीं, कुर्सी के बिना अगर काम नहीं चल रहा है तो हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो 2 बार कुर्सी छोड़ रखी है, कुर्सी की तो उनको लालच है ही नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का नाम इसीलिए आज लिया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही पूरे देश को एक रास्ता दिखाया था कि अगर बेईमान शक्तियां मिलकर आप ईमानदार होते हुए भी आपके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, आपको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही हैं क्योंकि वो आपसे घबराती हैं, आपसे इनसिक्योर हैं, तो कैसे उनसे निपटा जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल ने रास्ता दिखाया था। दूसरी बात, एक चीज बताइए, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे तब भी वो बुद्धिजीवी थे ना, या राजनीति में और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वो बुद्धिजीवी हो पाए? उनको लगा कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो आप पर आरोप लगाएंगी, आपको जेल भेज देंगी, आपको अंदर करवा देंगे, तब वो कहते थे कि हम अपना पद छोड़ दें अगर हम पर थोड़ा सा भी आरोप लगे तो। तब वो कांग्रेस को निशाने पर, बीजेपी को निशाने पर, बाकी पार्टियों को निशाने पर लेते थे। लेकिन जब वो जेल गए तो उन्होंने कहा कि कुर्सी क्यों छोड़ दे भाई? मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात हमारे देश में सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। हमारे देश में एक मंत्री के ऊपर, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी थे, उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, उनको 2 साल तक जेल में रखा, और 2 साल तक जेल में रखने के बाद आज सीबीआई ने ये बोल दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, ये क्लोजर रिपोर्ट साबित कर आप डाल दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। आज वो छूट गए।
2 साल तक जब उनको जेल में रखा गया और 1 रुपया उनके खिलाफ नहीं मिला और ईडी ने, सीबीआई ने पूरे देश में वहां पे उनके खिलाफ में जो है वो रेड मार ली, सब कुछ कर लिया। तो ऐसे तो जो बीजेपी है वो सबको एक एक करके जेल में डाल देगी, 2-2 साल तक जेल में रखेगी। पीएमएलए एक्ट ने पहले ही बना रखा है कि आपको उसके अंदर बेल ही नहीं मिलेगी, आपको रहना ही पड़ेगा जेल के अंदर। हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो देश में पीएमएलए एक्ट में बेल लेकर आए हैं। अगर आप कानून को जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, मनीष सिसोदिया जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, संजय सिंह जी को पीएमएलए एक्ट में बेल मिली, और सत्येंद्र जैन जी के केस में तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी कि हमें कुछ नहीं मिला। ये हाल है इन लोगों का। ये आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डर तो बीजेपी को होना चाहिए। अरे सर, बीजेपी को नहीं होना चाहिए। ये लाई इसी वजह से है बीजेपी, ताकि उनकी सरकार ना जाए किसी तरह से, जेल में डाल दें। ओके निवान जी, ठीक है सर, ओके। सुजाता जी जवाब देना चाहती है, जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। ये बीजेपी वाले वोट चोरी करके आए हैं। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल कह के गए थे कि सरकार जेल से चलेगी। ये तो न्यायालय था जिसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो दस्तावेज पे साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते, जिससे उनका कार्यफल जो है बिल्कुल सीमित हो गया था और उनका किसी भी हाल में सीएम बने रहना नामुमकिन हो गया था। तो मजबूरी बस आके वो पद छोड़ा था। तो ये ज्ञान तो देना बंद कीजिए कि केजरीवाल ने कोई मोरल हाई ग्राउंड लिया था। उसकी वजह से देखिए, सच बात ये है कि शर्म नहीं आती आपको। आप आए थे अरविंद केजरीवाल की कोई मजबूरी नहीं थी इस्तीफा देने की, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। भाजपा के सामने झुके नहीं थे वो। पीएमएलए एक्ट में बेल लेकर आए। ठीक है, एक सेकंड, झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। निवान जी, सबको पता है, सबको पता है सर कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया। और शुचिता और नैतिकता की जो बात अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले करते थे, उसको अरविंद केजरीवाल क्यों भूल गए। चलिए उस डिस्कशन पर नहीं जाते, उस डिबेट पर नहीं जाते। निवान जी, आज के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहिए। मैं जरा एक आंकड़ा बता देता हूं अपने दर्शकों को, उसके बाद वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के जो सांसद, वर्तमान सांसद हैं, उनमें से 26% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। कांग्रेस के 32% ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। डीएमके के 27% सांसद हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। शिवसेना के 57% सांसद हैं, 4 ही हैं लेकिन 57% सांसद हो जाते हैं, तो इन पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी के 46% सांसदों पर गंभीर मामले में केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। टीएमसी के 24% और इसके अलावा टीडीपी के 31% और शिवसेना के 57%। बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन। क्या वरुण पुरोहित जी, आप लोगों को लग रहा है कि यह कानून आ गया तो शीर्ष पर बैठे हुए जितने आप लोगों के नेता हैं, ये सब कभी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाएंगे, और बैठ भी जाएंगे तो 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उनको नीचे उतरने में? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो आज ग्रेट विजनरी लीडर राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, उनको मैं नमन करता हूँ। जिनकी टेक्नोलॉजी क्रांति का उनको प्रेरक माना जाता है। आज उसी बदौलत हम ये डिबेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। पूंजीवाद का तो करीब करीब पूरा देश छा ही चुका है पूंजीवाद। अब फांसीवाद का स्टेप्स शुरू हो चुके, उसके लक्षण है ये। आप कह रहे हो बीजेपी को क्या डर। अभी कटियार साहब ने बताया, और आपको भी पता है कि कितने मुकदमे 11 साल में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लगे विपक्षी नेताओं पे। बीजेपी को क्या डर है, खुद थोड़ी अपने नेताओं पे मुकदमे लगाएगी भाई। ये तो अजीब सी बात हो रही है। बीजेपी को क्या डर है? बीजेपी को डर होएगा ही नहीं, कानून तो ला रहे हो विपक्षियों के लिए। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको समाप्त करने की है। क्योंकि 30 दिन में आप चाहोगे जिसको पॉलिटिकल वेंडेटा से बंद कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी। जब आपके पास ऑलरेडी पीएम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आप इतने सारे एक्ट हैं, तो आप उसमें कर सकते हो कार्रवाई। पर वो नहीं करनी है, स्पेशल लाना है। और स्पेशल आप इसलिए लाते हो क्योंकि आप जो अभी जो प्रोविजन है उसमें आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है कार्रवाई करने की। आपको जो भी करना है विपक्षियों के खिलाफ करना, तो ये इसलिए ऐसी चीज लाई जा रही है। दूसरी बात, मैं वरुण जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, ये कहना चाह रहा हूं, जब ऑलरेडी अपने पास लीगल प्रोविजंस हैं तो उसमें आप कार्रवाई करिए। लालू यादव वो किया कि नहीं बंद? आज 2 साल होते ही राहुल गांधी की हटाई कि नहीं आई सांसद? आप उसको अपील कितने टाइम दोगे? अपील तो एक लोकतंत्र में चीज होती है
सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, जो मर्डर किया हुआ केस का कन्विक्ट होता है ना, उसको भी सुनने की एक वो दी जाती है अपॉर्चुनिटी। और आप जो है 30 दिन किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे। मैं कह रहा हूं जैसे आप अभी एग्जाम्पल केजरीवाल का चल रहा है, कर्नाटक में एक रवन्ना कौन था जिसको आप सब लोग एग्जाम्पल केजरीवाल का दे रहे हैं। निवान जी गुस्सा हो जाएंगे, निवान जी गुस्सा हो जाएंगे कि कांग्रेस के समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं वो भी अरविंद केजरीवाल का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडी गठबंधन होने के बावजूद। मैं कह रहा हूं कर्नाटक में वो प्रज्वला रेवन्ना को रेप केस में पकड़ा, अगर मोदी जी की उनके साथ फोटो थी, साथ में भाषण थे, तो या सभा में थे, जो भी थे, मान लीजिए कर्नाटक सरकार विपक्ष की मोदी जी के खिलाफ मुकदमा लगा, फिर कैसे पकड़ेगी प्रधानमंत्री? ये पॉलिटिकल वेंडेटा से कुछ भी किया जा सकता है। सर तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए भी है ना, नहीं, ये मिलिशिया प्रधानमंत्री के लिए भी है ना, कुछ भी ये मिलिशिया मानसिकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फांसीवाद है। मैं ये कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज कराना, मुकदमा दर्ज कर, क्या ये कानून आने के बाद मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष को बच जाएगा क्या? नहीं, विपक्ष की आप लोगों के पास भी मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार होगा ना? आप मुझे बताइए, कोई दूसरी विपक्ष के स्टेट में जाता है, दूसरा विपक्ष का आदमी। देखिए वरुण जी, मैं दो चीजें थोड़ा क्लियर कीजिए। आप लोग सरकार पर, बीजेपी पर विश्वास नहीं करते हैं, चलता है क्योंकि आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूं, एक सवाल है मेरा कि ये बात समझ में आती है कि आप बीजेपी पर विश्वास ना करें, आप सरकार पर विश्वास ना करें क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या आप लोग विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अदालतें, पुलिस, कानून सब कुछ सत्ता पक्षी चला रहे, क्या सरकार ही चला रही है? अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाएंगे तो कोर्ट चले जाइएगा, वो ऑप्शन भी होता है आपके पास। नहीं, ऑप्शन क्या 30 दिन के लिए बंद करते? 31 दिन तो खत्म है। 31 दिन तक अगर चार्जशीट पेश नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? मुझे बताइए। 30 दिन तक नहीं करी चार्जशीट पेश। अरे रोज करते हैं, मुझे क्या सिखा रहे हो आप? पैदा हो गया मैं इनमें अपराध करने से पहले एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अपराध नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा अपराधी बीजेपी में हैं वरुण जी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया जी, कोई डरावा नहीं आ रहा। अनुप्रिया जी, सिर्फ एक फैक्ट चेक कर दूं 10 सेकंड के लिए। हाँ सुजाता जी बोलिए, 10 सेकंड सिर्फ। मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा, झूठा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि बस हम उसको जेल में डाल दो तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। नहीं, वो अपराधी कन्विक्ट होना चाहिए। तो आपराधिक मामले में फंसा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर वो कन्विक्ट हो गया, जेल हो गई तो जाएगी कुर्सी। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या आप लोगों ने, सुजाता जी, क्या आप लोगों ने बिल्कुल ये छोड़ दिया? मैं थोड़ा यहाँ आपकी बातों से, देखिए अभी हालांकि बिल पेश होने दीजिए, बिल का मजमून आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन तक हिरासत में अगर कोई नेता रहता है, कोई मंत्री, पीएम, सीएम कोई भी रहता है तो हिरासत का मतलब गिरफ्तारी तो नहीं है ना सुजाता जी? हिरासत का मतलब है डिटेन करना। नहीं, आप अरेस्ट करना अभी बिल आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। और शशांक शेखर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जानकार हैं, वो इस पर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं अनुप्रिया जी के पास नहीं जा पाया हूं, बहुत सबसे लेट आखिरी में जा रहा हूं। अनुप्रिया जी, क्या आपको भी लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसलिए डरी हुई हैं? आप लोग बिहार में राजनीति करती सबसे बड़ी पार्टी, वहां पर सत्ता में आप लोग कई सालों से, आप लोग जानबूझकर ऐसा कानून लेकर आ रही हैं कि कोई दूसरी विपक्षी पार्टी, क्योंकि सारे नेता एक के बाद एक नाम मैंने अभी गिनवा दिए, सब ऐसे आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं कि जैसी कुर्सी पर बैठेंगे आप लोग कुर्सी की टांग खींच लेंगे। विद्यानंद, ऐसा है कि ये बिल जो बिल आ रही है लोकतंत्र में के सबसे बड़े मंदिर में, ये बहुत लेट आया है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री के पहले जब वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तभी उन्होंने कहा था कि इस तरह के बिल लाने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बात करते हैं, जहां लोकतंत्र की रक्षा होती है, लोकतंत्र के हिसाब से काम होता है, संविधान के हिसाब से काम होता है, तो वहां काम करने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए जो संवैधानिक रूप से, जिसको कहते हैं पाक साफ हो, और वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको पता है कि कानून के दायरे में रह के काम करना है। अगर आप बिहार को 90 के दौर में आप बिहार को देखिएगा तो बिहार में स्थिति क्या थी? वहां पे तो अपराधी ही पूरे सरकार को चला रही थी, अपराधी का संरक्षण था मुख्यमंत्री आवास से। कई ऐसी घटनाएं हैं और ये आरोप हम नहीं लगाते हैं उस सरकार। मैं बोल रही हूँ पहले, फिर आप बोलिएगा, आपने अपने समय में बोला है। मैंने देख लिया, आपने उंगली उठाई, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूं। आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार में रहने वाले लोगों ने बताया था कि अपराधियों का संरक्षण मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे बिहार में 2005 में आने के बाद में उन्होंने तय किया कि किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वह व्यक्ति मेरे दल से भी क्यों नहीं आता हो, उसको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आप अपराधी हैं, आपकी जो आपकी औदा है वो आपके सलाखों के पीछे है, क्योंकि आपने वो जघन्य अपराध किया है
और कई ऐसे मामले हैं। हम राजनीतिक दल के रूप में हमारा गठबंधन नहीं बदला है, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे, आरजेडी के साथ नहीं रहे, लेकिन हमने कभी भी समझौता नहीं किया, क्योंकि सुशासन इसी को कहते हैं ना, जिसको शासन चलाना है वही अनुप्रिया जी, सुशासन के लिए देश में तमाम कानून हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई गंभीर या बेहद गंभीर आपराधिक मामला है तो इसके लिए कानून तो ऑलरेडी है ना। आप लोग कुर्सी से उतारने वाला कानून क्यों ला रही हैं? नहीं विद्या, आप ये समझिए ना कि अगर वैसे लोग जो खुद कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो खुद ही कल्प्रिट हैं, वो कैसे, मतलब हमको लगे कैसे वो चलाएंगे देश को, और वैसे लोग जो अपराधी है, वैसे लोग अगर अपराध में सम्मिलित रहेंगे तो उनसे उम्मीद कैसे कीजिएगा कि वो एक न्याय प्रक्रिया के रूप में। मैं कह रहा हूं कि भाई अब जो अपराधी है अनुप्रिया जी, उसके लिए ऑलरेडी कानून है, एक्ट्स हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुर्सी से उतारने वाला कानून आप लोग अगर ला रही है, देखिए पहले तो मैं ये इसीलिए मैंने आंकड़े पढ़ के सुना दिए हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है तो बीजेपी में भी भरे हुए हैं, जेडीयू में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, कोई पार्टी अछूती नहीं है आपराधिक मामले वाले नेताओं से। तो ऐसे में डर या तो सबको लगना चाहिए या किसी को नहीं लगना चाहिए। अगर ये कानून आप लेकर आ रही हैं तो एक मन में ये संदेह जरूर पैदा हो रहा है अनुप्रिया जी कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, और इस संदेह को कैसे आप लोग दूर कर रही हैं? नहीं, ये बिल में कहीं लिखा है क्या कि सत्ता पक्ष के लिए यह बिल नहीं पारित होगा? ये सत्ता पक्ष के जितने भी नेता है इसके अधीन नहीं आएंगे। देखिए, एक विपक्ष जो है जान रहा है कि उनके पास में क्या नेताओं की जो पूंजी है, कैसे नेताओं की पूंजी है। चाहे अब उत्तर प्रदेश में पहले आप बीजेपी के पहले के शासनकाल की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए, संरक्षण था। वैसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के थे उनको राजनीतिक में लाया जाता था, उनका राजनीतिक लाभ लिया जाता था। और जो अब तो ये तो समय है ना कि अब विपक्ष जो है उनको पता है कि उनकी जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, कि कैसे लोगों के संरक्षण पे वो पूरे अपनी राजनीति को चलाते हैं। अनुप्रिया जी जल्दी से, वरुण सर 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। विद्यानाथ निवान जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। सब अपना लेक्चर दे रहे हैं, आपने एक शब्दों का उपयोग किया था, नैतिकता शुचिता। अगर नैतिकता शुचिता होती तो जो आपने आंकड़े दिए सब पार्टियों में कितने अपराधी हैं, तो ये उनको टिकट ही क्यों देते हैं? फिर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष को डर। आप अपनी पहले सबसे पहले अपनी पार्टी सहमत हूं। आपकी जो इनके टेंटेड है उनको निकाल दो आज ही, फिर लगाओ ये बिल। साहब हमने तो आज निकाल दिए पार्टी से, हम साफ सुथरे लोगों को देंगे। आप खुद तो दिए जा रहे हो और विपक्ष से डर रहा है, विपक्ष से दे रहा है। आपकी पार्टी में जितने टेंटेड है आज 24 घंटे में निकाल दीजिए, फिर विपक्ष नहीं आता आपके साथ में, जब आप आरोप लगा सकते। आप पता नहीं किन किन अपराधियों को तो ले लेकर के भ्रष्टाचारियों को सरकारें बनाते, फिर विपक्ष ऐसे कर रहा है, तो संदेह तो उत्पन्न हो गए। विद्यानाथ जी की बात बिल्कुल सही है, आपके शब्द बिल्कुल सही। दूसरा, एक जो प्राइवेटाइजेशन में होता है, हायर फायर की नीति होती है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में आपको कोरिलेट कर रहा हूं पूंजीवाद से और भारतीय व्यवस्था से। तो हायर फायर की नीति है, कंपनी से निकाल दिया, मन में आ रहा तो कहते जी जाइए आप, हो गया। ऐसे कैसे कर सकते हो? यही आप इसमें लाना चाह रहे हो, उसी प्रकार की मानसिकता, मिलिशिया और पूंजीवादी जो मानसिकता है वो फांसीवाद का मिक्सचर ये लाना चाह रहे हैं देश। ठीक, ओके निवान जी आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद शशांक शेखर झा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश में एजेंसी हिस्ट्री देख लीजिए, जब से बीजेपी आई है 99 हैं वो ऑपोजिशन पे हुए हैं। और मैं तो एक बात बस ये पूछना चाहता हूं कि आप ले आइए बिल, जो बिल लाना चाहते हैं आप ले आइए, आपकी सरकार है, आप जबरदस्ती कुछ भी कर लीजिए। लेकिन हमारे जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनको अगर ये बिल होता 30 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ता, आज 2 साल के बाद एजेंसी ने कह दिया हमें कुछ नहीं मिला, आपने कुछ नहीं किया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर कौन इस्तीफा देगा? फिर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे, फिर होम मिनिस्टर शराब घोटाला, आज तक 1 रुपया नहीं मिला, 5 साल हो गए, फिर कौन इस्तीफा देगा? बताइए। आप केवल और केवल ये बिल लाना चाहते हैं जो सत्ता में आपके विपक्ष में बैठा है और जो जिससे आप डरते हैं, आप जिसके सामने कमजोर महसूस करते हैं और जो आपको कंपटीशन लगता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से हटाने के लिए। 2014 के बाद पूरा देश जानता है। एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, जो सरकार चोरी के वोटों से सरकार बनी है वो चोरी करेगी। पूरा देश समझ गया भाजपा की इस चोरी को। ये चोरी करके सरकार में एजेंसियों में चोरी करना चाह रहे हैं, चोरी से एजेंसियां चलाना चाह रहे हैं, चोरी से जो है वो संरक्षण ना ले, इसलिए निवान जी विपक्षियों को जेल में डालना चाह रहे हैं, एजेंसी को मिसयूज करते हैं, एजेंसियों को। मेरा एक सवाल है, ये सवाल लेकर अखिलेश अपने कुतर्क के आधार पे आप इस तरह से आप अपने नेता का बचाव नहीं कर सकते हैं। और आपके ही नेता पूरे देश में एक नजीर पेश कर दिए कि जो आपने नैतिकता का बताया कि भाई आप कुर्सी पर रहे, देश में ऐसे भी राजनेता रहे जहां उन्होंने अपनी
मंत्रालय की गलती को मान करके उन्होंने मंत्रालय को छोड़ा है, लेकिन आपके लिए कुर्सी प्रेम जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी अपराध करने का नहीं, अपराधी जी के समर्थन में सबसे पहले नीतीश कुमार जी आए थे। एक चीज क्लियर कर दीजिए, अलावा और कोई दूसरी एक चीज क्लियर कर दीजिए। एक मिनट अनुप्रिया जी, आप बोलना चाह रही हैं, रुक जाइए। अखिलेश जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए। आनंद फानन में बिल आ रहा है, इस बात से दिक्कत है? ये बिल आ रहा है, इस बात से दिक्कत है? या आपको दिक्कत इस बात से है कि ये बिल आने के बाद कानून बन जाएगा तो विपक्षी पार्टियों को टारगेट बीजेपी करेगी? मुझे ये पता है, ये तो बात है ही है कि इस तरीके से जल्दबाजी में जो कानून ला के इस पे जो आप बहस करना चाहते हैं, तो जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार पे जो पूरे देश में बहस चल रही है, अगर वोट चोरी से बनी हुई सरकार है तो आप सभी लोग, आपके तमाम सांसद, राजनीतिक पदों पर बैठे हुए तमाम वो नेता इस्तीफा दे दें, सड़क पर उतरे, जनता के सामने जाएं और कहें कि फिर से देश में चुनाव कराएं और हम फिर से चुनकर आएंगे क्योंकि ये सरकार वोट चोरी करके आई है। अगर ये करने की हिम्मत रखते हैं तो कहिए कि वोट चोर सरकार है, नहीं तो जनता ने जिन लोगों को बिठाया है सत्ता में, उस जनता का अपमान आप लोग प्लीज मत कीजिए। विधानसभा में 1-1 लाख वोट चोरी हुए हैं साहब। सर तो वहां के तो सर वहां आंदोलन कीजिए और फिर से चुनाव करने के लिए कहिए। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कहते हैं तो उन लोगों का अपमान करते हैं, उन वोटर्स का अपमान करते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से एक नेता को चुना है, उन लोगों का अपमान आप कर रहे हैं। अखिलेश भाई, ऐसे अपमान मत कीजिए। कल फिर आप लोगों को जनता के बीच में जाना है, फिर चुनाव में उतरना है, और ये बात अगर जनता को बुरी लग गई तो आज से बुरी हालत कहीं आप लोगों की कल ना हो जाए। अखिलेश जी, जहां साहब लाखों लाख करोड़ों लोग रोड पे हैं, वोट चोरी के खिलाफ पूरा देश की जनता आंदोलित है, और उसी से ध्यान भटकाने के लिए महाराष्ट्र में कहाँ आंदोलन में, देखिए वो आप जिस रैली की बात कर रहे हैं, जेपी के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जी का आंदोलन देश को याद है, अन्ना हजारे जी का। अखिलेश जी, आज अगर देश में वोट चोरी की सरकार बनी हुई है तो देश को सड़क पर आ जाना चाहिए था, लेकिन जनता जानती है सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है और क्या सोचकर कौन सी पार्टी, कौन सा नेता क्या कर रहा है, वो जनता जानती है। जल्दी से सुजाता पांडे, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए सुजाता जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, पर इनको पता होना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जो ये लोग सारे विपक्षी गए थे कि महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई है, वो पूरा केस रिजेक्ट हो गया। अब एक सबूत नहीं दे पाए ये लोग, तो अब या तो ये मान ले कि भाई जो कोर्ट है वो भी मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, लोकतंत्र बिका हुआ है, तो वोट चोरी। तो आखिर आपका एजेंडा क्या? आप किसी की बात नहीं मानेंगे, सारी संस्थाएं खराब है, बिल खराब है, लेकिन चलते चलते 30 सेकंड में शशांक शेखर झा जी, क्योंकि पैनल में बैठे हुए बहुत सारे पैनलिस्टों ने कहा है कि भाई ऑलरेडी देश में ऐसे कानून हैं जिसके जरिए चाहे नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको सजा का प्रावधान है। फिर इस कानून के पीछे की वजह क्या है? क्या ये जरूरी है कानून? विद्या जी, यहाँ सजा की बात नहीं है। देखिए, सजा में अलग
सजा के लिए अलग है, सजा में है कि 2 साल से ऊपर का कन्विक्शन होगा तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, वो अलग चीज है। ये जो है वो नियम हमेशा से है। देखिए जेल लोग जाते हैं अगर आपके 7 साल से ऊपर का केस होता है, तो यहां पे सिर्फ ये प्रोविजन किया गया है कि अगर आप जेल जाते हैं और अगर आपको बेल नहीं मिलता है, वो तभी होगा जब संगीन धाराओं में होगा, उस केस में आपका मंत्री पद चला जाएगा, आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, आप एमएलए एमपी तब भी बने रहेंगे, आपकी सरकार नहीं जाएगी, वो पहले से ही तरह बनी रहेगी। तो मैं इसीलिए लालू यादव का एग्जांपल दिया था कि लालू यादव की जब मंत्री पद जा रहा था, जब वो जेल जाने लगे थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को सीएम बनाया, उनकी सरकार यथावत चलती रही। मकसद क्या है? सजा अगर कोई अपराध करता है, शशांक भाई, अगर कोई अपराध करता है सजा दिलाना मकसद है या उसको नैतिकता सिखाना मकसद है? जल्दी से शशांक जी। नहीं, इस कानून से ये दोनों मकसद नहीं है। इस कानून से ये मकसद है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में केस आया और अरविंद केजरीवाल को हटाने की बात हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम लाचार हैं, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई मंत्री जेल के अंदर। इस कानून के आने के बाद कोर्ट लाचार नहीं होगा, और कोर्ट को अगर लगेगा कि भाई 30 दिन तक इनको अंदर रखना है, तो फिर ऐसे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम तक आते हैं। इसमें जो सरकार ये कानून बनाने जा रही है, वो सरकार के नेता, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी इस कानून की जद में आएंगे। सबके लिए बराबर कानून है। एक देश एक कानून की तरह, एक देश एक संसद और एक ही तरह के कानून सभी सांसद, मंत्री, विधानसभा, वहां के मंत्री सब पर लागू होगा। फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए?